19 जून को पूरा विश्व सिकल सेल एनीमिया के रूप में मनाता है। इसके बारे में जागरूक करने के लिए पूरे विश्व में आयोजन होते हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार साहब को, जो SGPGI लखनऊ के हेमेटोलॉजी विभाग में एडिशनल प्रोफेसर हैं और पब्लिक अवेयरनेस के प्रोग्राम में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आकाशवाणी के अनुरोध पर हमेशा हमारे श्रोताओं के साथ आते हैं और अपनी विशेषज्ञ एडवाइस से उनको लाभान्वित करते हैं। इस बार हमने सिकल सेल एनीमिया के बारे में आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सिकल सेल के मुद्दे को मन की बात में और अपने अलग अलग कार्यक्रमों में उठाया है। तो डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सिकल सेल पर आने से पहले ये हम जानना चाहेंगे कि एनीमिया की एक समस्या जो है वो बड़ी कॉमन समस्या है भारत में। तो एनीमिया की समस्या क्या होती है, इसमें क्या प्रभावित होता है और इतनी प्रेवेलेंट या इतनी कॉमन हमारे भारत देश में क्यों है? एनीमिया कई तरह की होती है। एनीमिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसका पब्लिक इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट 2/3 महिलाएं जो हैं वो एनीमिक हैं। और एनीमिया के जो कॉमन कॉज हैं उसमें सिकल सेल एक बहुत ही रेयर कॉज है। सबसे कॉमन कॉज है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, जो कि महिलाओं में बहुत कॉमन है, स्पेशली यंग महिलाएं जिनमें मासिक धर्म के दौरान ब्लड का लॉस होता है और अगर वो सफिशिएंट अमाउंट में आयरन का कंजम्पशन नहीं करते हैं तो उन्हें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होती है। इसके अलावा छोटे बच्चों में वर्म इन्फेस्टेशन की वजह से, मतलब कृमि के प्रभाव की वजह से, उनके पेट में कीड़े होने की वजह से उन्हें आयरन डिफिशिएंसी की प्रॉब्लम होती है। आयरन डिफिशिएंसी के अलावा एक खास तरह की एनीमिया जिसको हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, ये वेजिटेरियन लोगों में होता है। वेजिटेरियन फूड जो है वो विटामिन B12 के अच्छे सोर्स नहीं है। विटामिन B12 यूजुअली मांसाहार में मिलता है और जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, वेगन होते हैं, उनमें विटामिन B12 की कमी होने की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होती है। तो ये दो सबसे कॉमन एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसके अलावा एक मेजर ग्रुप है जिसको हम हीमोग्लोबिनोपैथी बोलते हैं। हीमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल है जो लाल खून के अंदर पाया जाता है। उसकी किसी भी तरह की स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी अगर होती है तो उसको हम हीमोग्लोबिनोपैथी बोलते हैं। ये एक पॉइंट म्यूटेशन की तरह हो सकता है जैसे कि सिकल सेल डिजीज में, या ये एक पर्टिकुलर म्यूटेशन या ट्रांसलोकेशन की वजह से, डिलीशन की वजह से हो सकता है जैसे कि थैलेसीमिया में होता है। अगर ये बीटा चेन में प्रॉब्लम है तो उसे हम बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं और अगर अल्फा चेन में प्रॉब्लम है तो अल्फा थैलेसीमिया बोलते हैं। तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया एंड डिफरेंट नेम्ड हीमोग्लोबिनोपैथी जैसे सिकल सेल, HBE, HBD, ये सब कॉमन हीमोग्लोबिनोपैथी हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं। इसमें से थैलेसीमिया हमारे सिंधी और पंजाबी कम्युनिटी में बहुत प्रिवेलेंट है एंड सिकल सेल डिजीज हमारे जो भी ट्राइबल बेल्ट्स हैं उसमें बहुत प्रिवेलेंट है। HBE डिजीज जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत प्रिवेलेंट है एंड HBD पंजाब जो है वो हमारे पंजाबी कम्युनिटी में बहुत प्रिवेलेंट है। तो ये कॉमन कॉजेज हैं हीमोग्लोबिनोपैथी के। इसके अलावा बहुत सारे रेयर कॉजेज हैं, बट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड हीमोग्लोबिनोपैथी सबसे कॉमन कॉज है खून की कमी होने के। डॉक्टर साहब, एनीमिया में लक्षण क्या आते हैं किसी पेशेंट को? जो जनरल, जो आपने तरह तरह के एनीमिया बताए, तो इसमें कुछ सामान्य लक्षण क्या हैं? एनीमिया के जो कॉमन लक्षण है, सबसे पहले मरीज थोड़ा पीला दिखने लगता है, पेल दिखने लगता है और वो जल्दी थक जाता है। कोई भी काम करने से वो थक जाता है। थोड़े दूर चलने के बाद, सीढ़ी चढ़ने के बाद या दिन के सेकंड हाफ में वो बिल्कुल थका हुआ दिखता है, बिल्कुल टायर्ड महसूस करता है। इस चीज को हम लोग फटीग बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा उनकी धड़कन बढ़ी रहती है और वो बहुत कभी कभी खून की कमी की वजह से उनमें चक्कर वगैरह भी आते हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है जिसको हम ब्लैकआउट्स बोलते हैं। तो ये सारी कॉमन प्रॉब्लम है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एनीमिया की। अब डॉक्टर साहब, सिकल सेल किस तरह से जो सामान्य एनीमिया है, जो रक्त अल्पता है, उससे अलग है? सिकल सेल एक डिफरेंट चीज है। सिकल सेल में हमारे हीमोग्लोबिन के बीटा चेन के 26 नंबर एमिनो एसिड में ग्लूटामिक एसिड की जगह लाइसिन का चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जब भी हमें कोई स्ट्रेस सिचुएशन होता है तो हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेट होने लगता है और जो लाल खून होती है उसमें पानी की कमी हो जाती है और वो एक हंसिए के
सेप्ट का, सिकल सेप्ट का हो जाता है। हसिया वो चीज है जिससे हम घास फसल काटते हैं, बिल्कुल। तो ये सिकल सेप का हो जाता है। तो उसके सेप में डिफॉर्मिटी आ जाती है और नॉर्मली लाल खून का काम होता है। उसमें एक प्रॉपर्टी होती है उसकी झिल्ली में कि वो अपना मतलब सेप चेंज करके खून की छोटी नलियों से निकल लेता है। लेकिन अगर वो फिक्स सेप का हो जाएगा, सिकल सेल का हो जाएगा, तो जब भी खून की पतली नलियां आएंगी वहां जाके वो फंस जाएगा और उसके आगे के एरिया में ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम हो जाएगी। वहां खून की कमी से इस्चीमिया होगा, उसको खून नहीं मिल पाएगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो उस जगह पे खून की कमी होने से इस्चीमिया होगी और पेन होगा। स्पेशली ये प्रॉब्लम जॉइंट्स में या पल्मोनरी सर्कुलेशन में ज्यादा होती है। तो सिकल सेल के मरीज जो है एक खास क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं जिसे हम बोलते हैं वैसो ओक्लूसिव क्राइसिस। वैसो ओक्लूसिव क्राइसिस का मतलब है उनके जॉइंट्स में सिकल सेल के जो कण हैं वो फंस गए हैं, जिसकी वजह से जॉइंट्स को सही अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और वो पेन करने लगते हैं। यही प्रॉब्लम अगर छाती में होती है, लंग पल्मोनरी सर्कुलेशन में होती है, तो उसको हम एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम बोलते हैं। अलग अलग शरीर के डिफरेंट पार्ट में ये प्रॉब्लम होने से अलग अलग सिकल सेल के प्रॉब्लम होते हैं। जैसे सिकल सेल नेफ्रोपैथी, उसमें किडनी खराब होती है। सिकल सेल रेटिनोपैथी, उसमें आंखें खराब होती हैं। या सिकल सेल से हमें स्ट्रोक भी हो सकता है। तो यंग लोगों में स्ट्रोक का एक कॉमन कॉज है सिकल सेल डिजीज। अच्छा डॉक्टर साहब, किस आयु वर्ग के लोगों को ये ज्यादा प्रभावित करता है या किस पॉपुलेशन को? क्योंकि अभी आपने बहुत सारे म्यूटेशंस की भी बात की, अलग अलग पॉपुलेशन की। सिकल सेल जैसा कि अब मैंने बताया एक जेनेटिक बीमारी है, तो ये बीमारी यूजुअली बचपन में ही पकड़ में आ जाती है। हमारे पास मेजोरिटी जो पेशेंट आते हैं वो बच्चे और एडोलेसेंट ज्यादा आते हैं। अच्छा जी। डॉक्टर साहब, किसी को सिकल सेल है तो इसका पता कैसे लग सकता है? सिकल सेल पता करने के लिए एक सिंपल टेस्ट करना है। अगर किसी पेशेंट के बार बार खून की कमी रह रही है, हल्का जॉन्डिस रह रहा है और साथ में उसके जॉइंट्स में बहुत पेन हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट में सिकल सेल सस्पेक्ट करना चाहिए। एक सिंपल जांच से हम इसको कंफर्म कर सकते हैं, जिस जांच को हम बोलते हैं HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा सभी मेडिकल कॉलेजों में फ्री HPLC की फैसिलिटी अवेलेबल है। इंक्लूडिंग हमारे सेंटर्स में सिकल सेल की फ्री डायग्नोसिस अवेलेबल है। HPLC फ्री होती है। एंड पेरिफेरल स्फीयर में सिकल सेल्स का मिलना एक कॉमन टेस्ट है। इसके अलावा एक टेस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं सिकलिंग टेस्ट। ये एक स्लाइड टेस्ट होती है जिससे हम ये बीमारी को कंफर्म कर सकते हैं, बट कंफर्मेटरी टेस्ट इज द HPLC। डॉक्टर साहब, जो हम लोग कॉमन ब्लड टेस्ट कराते हैं, CBC कराते हैं बहुत सारे, क्या इसमें भी कुछ मिल सकता है, कुछ आशंका हो सकती है? CBC में जो पेरिफेरल स्मीयर होता है उसमें सिकल सेल देखने को मिल सकते हैं। अदर पैरामीटर्स को देख के सिकल सेल सस्पेक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन पेरिफेरल स्मीयर से जरूर सिकल सेल सस्पेक्ट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह बीमारियां बढ़ रही हैं खासकर भारत में, जैसे कि कहते हैं कि हाइपरटेंशन और जो डायबिटीज है उसका गढ़ हो रहा है, तो क्या इस तरह की बीमारी सिकल सेल डिजीज को भी आप देख रहे हैं कि ये बढ़ रही है, या आपके रिसर्च में OPD में किस तरह के आप पेशेंट्स देखते हैं? सिकल सेल एक्चुअली इंडिया में सबसे कॉमन हीमोग्लोबिनोपैथी है। सिकल सेल के पेशेंट्स का नंबर थैलेसीमिया से भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये एक ज्यादा बड़ी पब्लिक प्रॉब्लम है एंड इसीलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने सिकल सेल मुक्त भारत बनाने का निर्णय लिया है बाय ईयर 2047। तो इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। सिकल सेल पेशेंटों की डायग्नोसिस के लिए गवर्नमेंट हर तरह से फंडिंग कर रही है, प्लस सिकल सेल के ट्रीटमेंट के लिए कई गवर्नमेंट के द्वारा यूरिया और फॉलिक एसिड, जो इस बीमारी के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, फ्री दिया जा रहा है। जैसे उड़ीसा गवर्नमेंट ने, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, गुजरात गवर्नमेंट ने ये सभी दवाइयां जो हैं फ्री कर रखी हैं सिकल सेल पेशेंटों को, क्योंकि वहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है और इस बीमारी का प्रिवेलेंस भी वहाँ बहुत ज्यादा है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि अब तक जान पाए कि एक जेनेटिक बीमारी आनुवांशिक है, ये ऐसा तो नहीं है कि पहले नहीं थी, मान लीजिए बचपन में नहीं थी या यंग एज में नहीं थी, वो आगे चल के हो गई? ऐसा नहीं है। ये बीमारी जेनेटिक बीमारी है, ये बाय बर्थ प्रेजेंट होती है और हमारे माता पिता से ही ये मिलती है। और जब भी घर में किसी का सिकल सेल डिटेक्ट होता है, हमें पूरी एक्सटेंडेड फैमिली स्क्रीनिंग करानी चाहिए। माता पिता की, भाई बहनों की, माता पिता के भी भाई बहनों की और उनके बच्चों की भी पूरी एक्सटेंडेड स्क्रीनिंग हमें करानी चाहिए। अगर हमें पता होगा कि घर के इस सदस्य को सिकल सेल डिजीज है या वो सिकल सेल का कैरियर है, तो हम उसके प्रिवेंशन के बारे में सोच सकते हैं। अब डॉक्टर साहब, हम उपचार पर आते हैं, तो क्या आपका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता
है उपचार के लिए? सिकल सेल में हाइड्रोक्सी यूरिया सबसे इम्पोर्टेंट दवा है और 18 महीने से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं, अगर उनका सिकल सेल डायग्नोसिस होता है तो उन्हें हाइड्रोक्सी यूरिया स्टार्ट करना चाहिए और उन्हें उम्र भर हाइड्रोक्सी यूरिया पे रहना चाहिए। एंड फॉलिक एसिड दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है जो सारे सिकल से पेशेंट हैं वो फॉलिक एसिड पे होने चाहिए। इसके अलावा बढ़ते बच्चों के लिए हम कैल्शियम और विटामिन का सप्लीमेंट भी देते हैं और विटामिन डी का सप्लीमेंट। एंड वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकल सेल के बच्चों को आम लोगों की अपेक्षा ज्यादा इन्फेक्शन होते हैं। अच्छा। और ये इन्फेक्शन जो होते हैं ये कैप्सुलर बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं। तो न्यूमोकोकल वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये इंपॉर्टेंट वैक्सीन है जो सारे सिकल सेल के बच्चों को हमें लगाना चाहिए। इससे उनको बार बार जो इन्फेक्शन हो रहे हैं वो रुक जाते हैं। और चूंकि ऐसे बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत होती है तो उन्हें हेपेटाइटिस बी रोकने के लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन करना जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, सिकल सेल के पेशेंट्स में जैसा कि आपने बताया कि जो रेड ब्लड की कणिकाएं हैं उनका शेप डिफॉर्म हो जाता है और वो जाके जो हमारी नलियां हैं खून की उनको ब्लॉक कर देती हैं, तो क्या ऐसे पेशेंट्स में हार्ट अटैक या स्ट्रोक की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं? सिकल सेल के पेशेंटों में हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ी रहती है, स्ट्रोक की संभावना भी बढ़ी रहती है। अगर किसी यंग पेशेंट को या बच्चे को स्ट्रोक हो रहा है तो सिकल सेल एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस है और उसे हमें इमीडिएटली रूल आउट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, लाइफ स्टाइल की अगर बात करें तो क्या लाइफ स्टाइल से इसमें कुछ मदद मिल सकती है ऐसे पेशेंट्स को? सिकल सेल पेशेंटों को लाइफस्टाइल में चेंज बहुत जरूरी है। उन्हें आम लोगों की अपेक्षा ज्यादा हाइड्रेट रहने की जरूरत है। पानी इस बीमारी में सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। उन्हें अपने पास हमेशा पानी रखना चाहिए, स्पेशली गर्मी के दिनों में जब डिहाइड्रेशन होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। उस समय उनको अपना वाटर कंजम्पशन इंक्रीज कर देना चाहिए। उनको ऐसे चीज खाने में लेना चाहिए जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है सिकल सेल के लिए। अगर आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो सिकलिंग का प्रोसेस कम होगा एंड अगर आप डिहाइड्रेटेड रहेंगे तो सिकलिंग का प्रोसेस बढ़ जाएगा। जी डॉक्टर साहब, अब चलते चलते हमारे श्रोताओं से सिकल सेल और एनीमिया, क्योंकि एनीमिया मुक्त भारत भी बनाना है हमें, अब खासकर जो प्रेग्नेंट माताएं हैं और किशोरियों में ये बहुत देखा जा रहा है। पोषण मंथ भी हम मनाते हैं, तो उनसे आपका क्या संदेश है एज ए एक्सपर्ट ऑफ दिस फील्ड? एनीमिया के लिए सारे जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको आयरन और कैल्शियम का सप्लीमेंट लेना जरूरी है। उसमें आप कोताही ना करें, इससे आपके बच्चे के ग्रोथ में अफेक्ट होगा। प्लस एक इंपॉर्टेंट इशू मैं रिक्वेस्ट सभी गायनिक डॉक्टर से करना चाहता हूं कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर में जब आप प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में जब आप जांच करते हैं तो सारे महिलाओं की आप HPLC की जांच कीजिए, या कोई भी नियोनेट्स जो भी जन्म लेते हैं उनमें आप HPLC की जांच कीजिए। अगर HPLC की जांच क्लियर है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम बहुत अर्ली पकड़ सकते हैं। या जो भी सिकल सेल डिजीज या थैलेसीमिया मेजर के जो बच्चे हैं उनका बर्थ हम रोक सकते हैं। तो प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। हर साल 10,000 से ज्यादा न्यू थैलेसेमिक ऐड हो रहे हैं और उससे भी ज्यादा कहीं सिकल सेल ऐड हो रहे हैं। तो प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। और HPLC एक बहुत सिंपल 200-300 रुपए की टेस्ट है। हमारे यहाँ तो ये फ्री है, लेकिन प्राइवेट में भी ये 200-300 रुपए की टेस्ट है। इससे क्या है कि हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सिकल या थैलेसीमिया है या नहीं। जी डॉक्टर साहब, SGPGI में कुछ स्पेशल ओपीडी है क्या इसके? सिकल सेल की स्पेशल ओपीडी नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिकल सेल उतना ज्यादा नहीं है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सिकल सेल कुछ 2-3 पॉकेट्स में है, जैसे कि नेपाल के जो तराई के इलाके हैं वहाँ जो थारू जनजाति है उनमें है, या फिर जो हमारे छत्तीसगढ़ और झारखंड से लगे हुए जिले जैसे सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, वहाँ पे सिकल सेल के पेशेंट हैं। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से हमारे सबसे ज्यादा पेशेंट आते हैं सिकल सेल के। और इन एरिया में पॉपुलेशन सर्वे करने की जरूरत है और उसका एक्चुअल एस्टिमेट करने की जरूरत है कि कितने पेशेंट हैं। तो आप अभी प्रोफेसर संजीव कुमार साहब को सुन रहे थे, जो हेमेटोलॉजी के एक नामी विशेषज्ञ हैं देश में, और इन्होंने बड़े विस्तार से सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताया। निश्चित तौर पर आप इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे। डॉक्टर साहब, आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।